हाय ऑल, अभी देखते हैं हम लोग सीटेट 2024 जुलाई का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे अब हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि परिमाप एग्जैक्टली क्या होता है, कि जैसे माना आपका ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो A B C और D। परिमाप मतलब ये माना इसकी लेंथ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है आपकी P, ये आपकी Q, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की R, और ये यहाँ से यहाँ तक की S। तो ये जितनी भी चारों भुजाओं की लेंथ हैं, तो P Q R प्लस S इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 120। राइट, परिमाप का मतलब हो गया उसका सारी लेंथ का एडिशन। ठीक, फिर उसके बाद हमको लेंथ दी हुई है BC 48, CD 17, AD आपका 40 एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। राइट, तो हमसे एरिया पूछा हुआ है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लेते हैं। पहले ये बना हुआ है, मैंने अभी बनाया इसको। तो ABCD, तो जिसमें एंगल A और B हमारा 90 डिग्री है, तो हमको जो चारों साइड्स दी गई हैं उनकी वैल्यू रख लेते हैं हम BC 48, 17 एंड लाइक BC हमारा 48 हो गया। तो मैं इसको 48 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में, मैं बार बार पे सेंटीमीटर नहीं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है नहीं। इसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और आपका CD 17 और AD 40। तो CD ये आपका हो गया माना 17 और ये आपका हो गया 40। अब मुझे इसका नहीं मालूम, तो इसका मैं मान लेता हूँ x। तो ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये चारों का सम मेरे को 120 दिया हुआ है उन्होंने। तो x प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40 इक्वल्स टू 120। यही तो कह रहा है वो कि परिमाप हमको दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि लाइक समेशन करने के बाद, तो 120 माइनस 48 प्लस 40 आपका 88, 88 प्लस 17 105। राइट, तो 105 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो x इक्वल्स टू आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी मेरे पास 15 सेंटीमीटर। राइट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब यहाँ से हमसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब हमको एरिया बताना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है नहीं। जो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको इन्होंने यहाँ पे ये 90 डिग्री के दो एंगल दिए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ से D से B को कनेक्ट कर देता हूँ, और अगर मैं वापस से एक बार कलर चेंज करके ये A से C को कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए ये आपस में एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, और दूसरा मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमको फॉर्मूला मालूम है एग्जैक्टली कि क्या होता है एरिया का। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ABD, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो 1/2, और बेस कितना है मेरा 15, और हाइट कितनी होगी मेरी 40, ये वाली होगी ना हाइट। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 20, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, हम वापस से बेस इंटू हाइट लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब बेस इंटू हाइट जब पूरा लिखेंगे, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 1/2 बेस वापस से, क्योंकि बेस तो ये भी तो कॉमन है दोनों में, इंटू हाइट कितना हो गया इसका 48। तो ये कितना टाइम्स किया 24 टाइम्स, और ये 15 चौक 60, और 15 दूनी 30 और 6 36, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमको टोटल निकालना है, तो वो इसका सम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, लेटरल इक्वल्स टू ट्रायंगल, दोनों का सम कर देंगे हम 300 प्लस 360, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया मेरा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर भी है। राइट, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन इसका 1 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऑल्दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे मैं लाइक इतना एक्सप्लेनेटिव आंसर नहीं कर पाऊंगा आपको, तो ये थोड़े से मैं बस आंसर टिक करूंगा और बाकी के सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है नहीं। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स में हम लोग प्रूफ करते हैं ना, हेंस प्रूव्ड एंड दिस इक्वल्स टू दैट प्रूफ, तो वो लीस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है इनमें से। ठीक, तो जैसे हमको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इट एक्सप्लेन व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू।
तो मतलब जब हम प्रूव कर रहे होते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, राइट, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट, तो वो हम प्रूव करते हैं प्रॉपर, और उसका प्रूफ भी है हमारे पास ज्योमेट्री, राइट। तो पर्टिकुलर रिजल्ट ऐसा क्यों आया है तो वो हमको प्रूफ से पता चलता है, तो ये ऑप्शन सही है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट है। इट हेल्प्स टू रिवील द कनेक्शन एंड द प्रोवाइड इनसाइट इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो क्योंकि प्रूफ्स हैं ना, लाइक मैथमेटिक्स में जैसे हम 2 + 3 = 5 बोलते हैं, तो उन सारी चीज़ों के प्रूफ्स हैं, लाइक, तो इसीलिए हम लोग बाइनोमियल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम्स हो गई, तो डिफरेंट प्रूफ्स हैं, तो ये इसको कनेक्शन एंड प्रोवाइड इनसाइट, ऐसा हो क्यों रहा है तो वो हमको डिटेल पता चलती है प्रूफ से, तो ये भी सही है। इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। हाँ, कई बार जैसे होता है ना कि किसी को लाइक मैथमेटिक्स में हमको कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो हम लोग खुद की रीजनिंग के लाइक थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन ज्योमेट्री, जब हम लाइक बेस और ये सब पेरीमीटरी, अभी थोड़ी देर पहले ही 31 क्वेश्चन में लाइक सम किया हम लोगों ने, तो जो भी स्क्वायर्स हैं, लाइक अभी मेरे को कोई प्रॉपर एग्जांपल याद नहीं आ रहा है इसका, लेकिन इससे क्या है कि हम लोग जो भी मैथमेटिक्स में हमारी रीजनिंग वैसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो सारी की सारी में ये हेल्प करते हैं प्रूफ्स जो हैं। प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग, तो ये गलत है, ये सबसे कम है, लाइक लीस्ट है, तो इसका आंसर यही होगा 4th। ऐसा नहीं है कि लाइक ऑन इंट्यूटिव नॉलेज पे हैं, वो सारे के सारे वैलिड फैक्ट्स के ऊपर हैं, लाइक जो हमको लाइक फैक्ट्स इन द सेंस वैलिड हैं सारे के सारे प्रूफ्स, उनसे ही हमको सारा डिटेल मिलता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 4th होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का, तो इस क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है, तो हमने बना लिया ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ किया। अब इसमें हमसे जो कह रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं जिससे चीज़ें इजी हो जाएंगी, ये इसके 2 डायगोनल हो गए, ठीक, कह रहा है जिसके विकर्ण PR, ठीक, PQRS ABCD नहीं लेने हमको, PR मतलब ये वाला पहला वाला, ठीक, इस पर नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकंड, ठीक। विकर्ण PR, तो PR मतलब मेरा फर्स्ट हो गया और QS मतलब सेकंड हो गया। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो गया O। यदि OP = x + 7, मतलब एक साइड दी गई है मेरे को OP, ठीक है, ये वाली, ये मतलब कहना चाह रहा है x + 7, ठीक। फिर कह रहा है कि OQ x + y, ये सेकंड वाला जो मैंने किया था इसको बोल रहा है x + y। फिर आगे कह रहा है OR मतलब आधा पार्ट ऑफ PR, ठीक है, आधा इधर था आधा इधर था, तो OR को हमसे कह रहा है 20 और OS को हमसे कह रहा है वो 16 है, ठीक है। तो हमको ये किसी वैल्यू का मान बताना है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम whose diagonal PR and QS intersect at a point O such that OP = x + 7 cm, OQ x + y cm, and OR is 20 and OS is 16. Then the value of 7y + 5 in centimeter, right? But when we are going to find the value of 7y + 5, then first we need to have the value of y, right? तो हमको लाइक अगर हमको ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मेरे को पहले क्या चाहिएगा, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू मेरी कहाँ से निकलेगी, ये एक इक्वेशन दी गई है मेरे पास x + y OQ, ठीक है, लेकिन अब इसमें x चाहिए मुझे, अब x चाहिए तो x कहाँ से निकलेगा, OQ, जहाँ पे x + 7 दिया हुआ है, लेकिन इनके रिलेशन कहाँ है, तो पैरेललोग्राम का रिलेशन इन्होंने जैसे ही मेंशन किया, तो हमको एक प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा डिवाइड करते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं PR, तो अगर मैं इसको लिखता हूं OP + OR, तो मैं यहाँ पे सिग्निफाई कर सकता हूं कि मेरा OP = क्या होगा, मेरा OR। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल यहाँ पे आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला QS, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ OQ + OS, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ आपसे OQ QO एंड SO, ये दोनों आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो फिर यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशंस बन जाएंगी, दो इक्वेशन। मतलब मैं कह पाऊंगा x + 7 जो है मेरा OP इक्वल्स टू जो है वो OR के इक्वल है, यानी कि 20। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बोल पाऊंगा 20 - 7, तो x इक्वल्स टू मेरा आ गया 13। अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, x + y इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, OS के। तो यानी कि x + y इक्वल्स टू कितना हो गया 16, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 13, तो मैं यहाँ 13 + y इक्वल्स टू 16 कर दूंगा। तो y इक्वल्स टू 16 - 13 दैट मीन्स 3। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो जो मैं पहले कह रहा था कि 7y + 5 की वैल्यू निकालनी, तो मुझे y चाहिए, तो अब यहाँ पे मेरा y आ गया। तो 7 × 3 क्या है 7y + 5, यही तो निकालना है मुझे। तो यहाँ थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, एक साथ मैंने वैल्यू भी रख दी थी 7y + 5, तो इफेक्टिवली ये वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है नहीं। तो इक्वल्स टू साइन गलत आ गया, ठीक। तो 7 × y की वैल्यू 3 + 5, 7 या 21 + 5, आंसर कितना आ गया मेरा 26। कौन सा आंसर सही होगा मेरा, थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा थर्ड। 34, तो इस क्वेश्चन नंबर 34 में अब हमसे पूछा हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें कई जगह पे, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से सॉल्व करने के लिए, एक तो ये जैसे बोर्ड मार्क्स हम लोग लिखते हैं, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो मेनली इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो कोई कंसर्न आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये जैसे ये करके लिखा है। अब आप इतने से इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे कि पहले डिवाइड करोगे। जब भी ऐसे तीनों ये चीजें एक साथ में हो तो आप दोनों में से कुछ भी करिए, दैट डजंट मैटर, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैटर नहीं करेगा। अब आप 53, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 52 × 3 राइट डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से मैं पहले इसको डिवाइड कर लूँ 1 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया 39, ठीक है। या फिर अब आप कहोगे कि नहीं पहले हमको डिवीजन करना है, तो पहले हम डिवीजन पे ध्यान देते हैं। तो डिवीजन कितना है 3/4 यानी कि 0.75, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया मेरा 52 × 0.75। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ जिससे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ये है 52 × 0.75, ठीक है। तो 5 से किया 10, 1 कैरी हो गया, 25 और 7 दूनी 14, 39 और 1 40, तो 4 कैरी हो गया, 35 और 4 39, 2 अंक बाद पॉइंट है। जब आप ऐसे करोगे 3/4, जैसे मैंने पहले 3/4 किया मल्टीप्लाई बाई 52, तब भी मेरा आंसर कितना आया 39, और वैसे भी मेरा 39 है। बस इसमें यही समझना था कि पहले ब्रैकेट में हमको क्या करना है, क्योंकि बाकी के ब्रैकेट में तो 441 का आपका रूट कितना हो जाता है, 441 का हो जाता है 21, ठीक है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं 20 का कितना होता है हमारा 400। तो नेक्स्ट 441 जैसा लग रहा है तो 21 का ही होगा, आप याद रखेंगे इसको। वैसे भी 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो ये वाला ब्रैकेट मैंने पहले अभी सॉल्व कर लिया आपके लिए, 39 आंसर आ रहा है इसका। इफेक्टिवली ये हो गया मेरा 21 डिवीजन बाई 7, तो मैं डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि पहले मुझे डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 किया, ठीक है, माइनस अब वापस से 32/8, ठीक है, फिर मेरे को मल्टीप्लाई बाई 12 करना है। तो ये 4 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स हो गया। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया मेरा, यहाँ पे जगह है नहीं बट मैं इधर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 39 प्लस ये 3 × 3, ये 3 था मेरा, तो 3 × 3 हो गया, प्लस 5, अभी 5 को कुछ नहीं किया, ये 4 × 12, ठीक है ना, ये हो गया इतना सा। तो इफेक्टिवली ये मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, 3 × 3 कितना हो गया 9, माइनस 5 माइनस 12 × 4 ये सॉरी प्लस है ये 5 के साथ, ये कितना है 48, 12 चौक 48। अब तो ये प्लस माइनस है सिंपल, ठीक है ना। 39 और 9 5 14, 39 + 14 माइनस 48, ठीक। तो 39 + 14 कितना हो गया 53 माइनस 48, आंसर आ गया मेरा 5। तो इसीलिए आंसर कौन सा सही होगा इसका 2। तो
तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये ऐसे पहले ही ब्रैकेट में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइक 3/4 डिवीजन में आ जाएगा 0.75, और अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट 52 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो डायरेक्ट 39 आ गया, फिर उसे सॉल्व करते जाइए एज सच। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 2। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू। हाय ऑल, अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 सीटेट 2024 से ये तो हम इसमें लाइक हमसे बोला गया है कि अरुण इज 3 ईयर ओल्डर देन वरुण, राइट। ये जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो लाइक हमसे बोल रहा है कि अरुण इज 3 ईयर ओल्डर देन वरुण। तो अरुण की एज को अगर a मान लूं और वरुण की एज को v, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तो हमसे कह रहा है, समझेंगे इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हमने कहा इक्वेशन जब बना रहे होते हैं तो दो चीजों को हमको इक्वल रखना होता है, और उन चीजों में इक्वल बनाने के लिए लाइक हम देखेंगे कि कहाँ एडिशन है कहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो जैसे यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ते हैं, अरुण जो है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। अब अरुण बड़ा है ना, राइट, यही तो ग्रेटर देन का साइन है ना, अरुण बड़ा है। तो अब हमको इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, वरुण में 3 साल जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा, तब ना ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि अरुण तो बड़ा है भाई, अरुण जो है वो वरुण से बड़ा है। लेकिन हमको इक्वेशन बनाना है तो इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा तो वरुण में 3 जोड़ेंगे तभी इक्वल होगा, करेक्ट। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, आगे पढ़ते हैं। 8 years ago मतलब 8 साल पहले, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन में ऐसे कोई स्टेटमेंट आता है 8 साल पहले, तो चाहे वो अरुण हो और चाहे वो वरुण हो, हमको दोनों में से 8 साल घटा देना है, क्योंकि 8 साल पहले तो मतलब दोनों की 8 साल एज पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, मतलब 8 वर्ष पहले, ठीक है। अरुण की आयु का, अब मैं यहाँ इक्वेशन बनाता जाता हूँ साथ में, 8 वर्ष बिफोर लाइक अर्लियर वरुण -8, ठीक है, दोनों में से माइनस कर लिया। कह रहा है अरुण की आयु का 5/6, और अब अरुण की आयु का 5/6, तो अरुण की आयु को मैंने 5/6 कर दिया, ठीक है। वरुण की आयु का 3/5, इसको फिर मैंने 3/5 कर दिया, ठीक है ना। कह रहा है इक्वल्स टू का साइन शुरुआत में ही नहीं लगाते हम लोग, समझेंगे पहले, ठीक है। 8 वर्ष पहले अरुण की में से 8 घटाया, वरुण की एज में से 8 घटा दिया। अरुण की आयु का 5/6, वरुण की आयु का 3/5 से 6 वर्ष अधिक है। अगेन आप समझिए अरुण की आयु, अब ये 5/6 वगैरह आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो 8 वर्ष पहले अरुण की आयु वरुण की आयु से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी करना है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु वरुण की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो अरुण की आयु वापस बड़ी हो गई है, तो अब हमको इसको इक्वल करना है। तो इक्वल्स टू जब मैं करूंगा इसको, तो मैं वापस वरुण में 6 साल जोड़ दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर वरुण की वर्तमान आयु x है, तो जहां जहां पे वरुण है मैं उसको x लिख देता हूं, ठीक है ना। 5/6 a - 8, 3/5 x - 8 प्लस 6, ठीक है। तो x का मान निम्न समीकरण में से कैसे प्राप्त होगा। अब ऑब्वियसली बात है, x का मान निकालना है तो हमको सिर्फ x की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे a आ रहा है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन बनाई थी इससे रिप्लेस कर देंगे। 5/6 a की जगह मैं लिख दूंगा 3 + x - 8, ये लिखा है 3/5 x - 8 प्लस 6, तो 3 और -8 तो माइनस का 5 बचेगा यहाँ, 5/6 तो x - 5 इक्वल्स टू 3/5 x - 8, ठीक है, प्लस 6। अब इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, 5/6 x - 5 माइनस, इधर लाएंगे तो साइन ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, 3/5 x - 8 इक्वल्स टू 6। ये मेरी, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन देख लीजिए, 5/6 x - 5, 3/5 x - 8 इक्वल्स टू 6। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको लाइक क्वेश्चन को जितना इजी हो सके उतना लाइक इजी वे में पढ़ के जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। थैंक यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड एंड द वैल्यू इज नोन एज, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एटीट्यूड एंड वैल्यू दोनों की नोन,
अब इसका मेरे पास कोई थ्योरेटिकल लाइक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के आपको देने की, लेकिन इसका जो आंसर है वो अफेक्टिव डोमेन है, राइट। आंसर 3 भावात्मक क्षेत्र। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। कह रहा है द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब हमको क्या कह रहा है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई एवं आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मतलब हमको हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है। तो 9 सेंटीमीटर जो है वो है मेरी हाइट, और जो रेडियस है वो क्या है मेरी, ये होगी 9 सेंटीमीटर और रेडियस होगी मेरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ बेस रेडियस बिकेम हाफ, मतलब रेडियस कितनी हो जाए मेरी, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में लाइक हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है, बेस रेडियस बिकेम 3 हाफ, ठीक है। यदि आधार त्रिज्या आदि कर दी जाए एवं ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि मतलब 9 + 3 हो जाए मेरा, दैट इज 12, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। तो हमको पहले तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। क्या होता था हमारा, πr²h, ठीक है। तो हम सबसे पहले V1 निकालते हैं। V1 कितना आएगा मेरा, पाई को एज इट इज रहने देता हूं, r कितनी है 6 का स्क्वायर और h है मेरी 9, ठीक है। तो पाई इंटू 36 इंटू 9, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब मैं निकालता हूं V2 सेकेंड, जिसमें कि r मेरी कितनी हो गई r/2, यानी कि 3 का स्क्वायर। दूसरी बार में मेरा 3 है ना r, ये रहा r = 2, ठीक है। और ऊंचाई ये कितना है, हाइट कितनी है मेरी, मल्टीप्लाइड बाई 9 + 3 12, ठीक है ना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3 × 9 और 12, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि न्यू वॉल्यूम विल बी द ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हमको V1 V2 में रिलेशन ही तो चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई रिलेशन निकालना है तो मैं सिंपल V1/V2, देखिए मैं कोई मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन कभी शुरुआत में नहीं करता हूँ, क्योंकि आधी चीजें कट पिट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं आपस में, ठीक है ना। 9 × 12। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपस में कई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये थोड़ा डार्क ले लेता हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। और ये 9 से मेरा 9 कैंसिल हो गया, और 12 से 36 कितने बार जाएगा, 12 × 36, ठीक है। तो V1/V2 = 3:1। तो V1 जो अब V1 है उसको मैं 3 टाइम्स ऑफ V2 भी तो लिख सकता हूँ ना, लेकिन ये न्यू वॉल्यूम की बात कर रहा है। देखिए इधर इसने सब जगह न्यू वॉल्यूम लिखा है, सॉरी ये ऐसे मैंने मार्क गलत कर दिया, ठीक है। इस जगह सब जगह पे ये न्यू वॉल्यूम बोल रहा है, ये रहा। तो हम लोग V2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो V2 = मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 × 1/3, मतलब 1/3 हो जाता है V1 का, ठीक है। न्यू वॉल्यूम विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या दुगना हो रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का, नहीं हो रहा है। न्यू वॉल्यूम विल बी द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या आधा हो रहा है, नहीं हो रहा है। न्यू वॉल्यूम विल बी द थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो और ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो 3 टाइम्स था न्यू वॉल्यूम का। न्यू वॉल्यूम विल बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है 1/3। V2 जो हो रहा है वो V1 का 1/3 हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरा, 4th। कोई डाउट है तो पूछेगा, बाकी ये याद रखिएगा जब भी डिवाइड करने के बाद ये आएगा तो इसका याद रखना है आपको। न्यू वॉल्यूम जो था वो मेरा V2 था और V1 का 1/3 हो रहा है, ठीक है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाता है। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ascending level of geometry thinking as per the Van Hill's theory in the geometry learning। तो पहले मैं आपको ये थ्योरी का एक्सप्लेन दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं सारी डिटेल नहीं दे सकता आपको, तो वो मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल एग्जांपल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस सीक्वेंस के थ्रू देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, लाइक ज्योमेट्रिकल शेप से हम प्रॉपर्टीज पता करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है,
लाइक मतलब हमको करेंट लाइक इन वेन हेल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये डी है। लाइक आइडेंटिफिकेशन द ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर, जैसे माना कोई स्क्वायर रेक्टेंगल है। फिर ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप, जैसे माना 4 भुजाओं का हमने लिया तो अब इसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर आपका कुछ और लाइक रोम्बस है, कुछ भी है, राइट, स्क्वायर है। तो पहले हमने इसको एज इट इज इस ज्योमेट्री को देखा, फिर हमने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल। अब हम माना मैंने बोल दिया ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को किया। फिर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड द ज्योमेट्रिकल शेप, तो वो सारे के सारे हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में रिलेशन पता करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38। हाय ऑल, अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 39। तो वैसे तो हमको पाई चार्ट आना चाहिए, राइट। पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमको माना पाई चार्ट नहीं आता, हमको नहीं याद है, राइट, तो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक डायरेक्टली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन पाई चार्ट के लाइक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए पाई चार्ट में भी। पाई चार्ट मतलब ये आपका सर्कल, लाइक मतलब 360 डिग्री का एंगल, पूरा सर्कल जो होता है हमारा एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जैसे हम ले लें तो ये 180 हो गया और ये 180, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो जब भी हमसे कोई एंगल के रेस्पेक्ट में या पाई चार्ट के रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन पूछी जाती है, तो मैं हर एक क्वेश्चन जैसे पाई चार्ट का सॉल्व करता हूं तो हमेशा बताता हूं कि जो भी एंगल थीटा है डिवाइडेड बाई टोटल एंगल 360, जो भी मार्क्स या क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। आप बस इतना याद रखिए तो लाइक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें मार्क्स दे रखे हैं तो इसलिए मैंने मार्क्स लिया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी हो, ठीक है ना, हमको जैसे नहीं भी आता है तो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, अब जैसे कई लोग डायरेक्ट को कर देते हैं कि लाइक ये एक्सप्रेशन बना लो, या फिर कोई एक्सप्रेशन बना के दे देते हैं कि डिफरेंस देख लो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ऐसे हम भी करेंगे, लेकिन हम पहले जेनरिक लाइक फॉर्मूला क्या हो सकता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमसे कह रहे हैं ना, पाई चार्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65, 70, 50 डिग्री। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, राइट। देखिए टोटल मार्क्स दे दिया, टोटल एंगल हमको हमेशा पता होता है, और ये एंगल दे दिए, तो हमेशा पाई चार्ट के रेस्पेक्ट में अब ये मार्क्स हमको नहीं दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये मार्क्स को लेके ही पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मार्क्स हमको नहीं पता है। टोटल मार्क्स हमको ये दे दिया, एंगल हमको 360 मालूम है, और बाकी के सब सब्जेक्ट के एंगल दे दिया, तो ये एंगल थीटा आ जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, देन द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम हर इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है कि हमको जो निकालना है मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए या तो ये है कि आप डायरेक्ट इनके एंगल का, मैं आपको डायरेक्ट एक आंसर बताता हूं इसमें, फिर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा डिस्क्रिप्टिव वे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां पे डायरेक्ट लिखो, जब आपसे टोटल मार्क्स ही तो पूछ रहा है, तो यहां ऊपर टोटल मार्क्स क्वांटिटी आएगी, नीचे 360 डिग्री एंगल, क्यों, क्योंकि इन दोनों के एंगल का डिफरेंस लेंगे। तो सबसे पहला क्या था, मैथ, और मैथ का 90 डिग्री, ठीक है, माइनस सोशल साइंस, मतलब साइंस 80, सोशल साइंस 65, हिंदी 75, और इंग्लिश का हमारा कितना है 50, तो माइनस कर देंगे 50। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 540 डिवाइडेड बाई 360, यहाँ 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा मेरा 40, मैं इसको 40 लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है 40। तो ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 0 से 0 कट गया, 3/2 इंटू 40 कट गया लाइक 20 टाइम्स, तो 20 तिया 60। तो आंसर जो आ गया मेरा, नोट डिग्री ये मार्क्स है, तो आंसर जो आ गया वो आ गया मेरा 60। फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है। लेकिन अब लाइक ये फॉर्मूला क्या है, मैंने डायरेक्ट लिखा। अब हर जगह पे ये फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते ना, लाइक कितनी सारी चीजें हम लोग याद करेंगे, तो वो ना करके अब हमको ये क्वांटिटी निकालनी है, तो उसको हम समझेंगे कि लाइक एग्जैक्टली इसको हम लोगों को कैसे करना है। सिंपल आपको बस एक ये याद रखना है कि जब भी दो क्वांटिटी हैं उनका रेशियो लेने पर दोनों न्यूट्रल हो जाती हैं, तो इसलिए मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स जो भी क्वांटिटी है, और एंगल डिवाइडेड बाई एंगल, तो दोनों की यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट न्यूट्रलिटी पे आ जाए, कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे। अब मुझे मार्क्स मैथमेटिक्स के मार्क्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स मार्क्स डिवाइडेड बाई
टोटल मार्क्स यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग इसमें, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लगता हूँ यहाँ 540 इक्वल्स टू एंगल कितना है मैथमेटिक्स का 90, राइट। और या फिर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ थीटा ऑफ एम, जिससे आपको वो फॉर्मूला भी मिल जाएगा, थीटा ऑफ एम डिवाइडेड बाई 360। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हो गए मेरे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 540 इधर चला जाएगा, तो थीटा ऑफ एम 540 अपॉन 360, ठीक है, ये मेरा पहला आ गया। अब मेरे को निकालना है मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो डिवाइडेड बाई 540, अब थीटा ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड बाई 360, ठीक है ना। तो ये मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो जाएगा, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्स ऑफ इंग्लिश ये इधर आ जाएगा, तो थीटा ऑफ इंग्लिश इंटू 540 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा मैं, तो मैथ्स मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स माइनस, इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी को माइनस कर लिया दोनों को। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थीटा ऑफ एम 540 अपॉन 360, थीटा ऑफ ई 540 अपॉन 360, ठीक है। 540 अपॉन 360 दोनों में है तो कॉमन ले लूंगा, ठीक है। इफेक्टिवली कितना आ गया, ये वही वैल्यू आ गई ना जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व की। तो जब भी आपसे ऐसा कोई डिफरेंस वगैरह पूछा जाए तो उन दोनों के एंगल का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, हमको मार्क्स निकालने। अगर एंगल मेरे को निकालना होता तो इस क्वांटिटी को मैं रिवर्स कर देता, जैसे अभी आपको जैसे माना मेरे को निकालना है कि एंगल निकालना है, मेरे को मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या करता, एंगल ऑफ मैथमेटिक्स इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये एंगल इधर जाता, 360 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू मार्क्स। और जब मैं वापस अब ऐसे ही थीटा ऑफ इंग्लिश लिखता तो वापस 360 अपॉन टोटल मार्क्स इनटू मार्क्स ऑफ इंग्लिश। और दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता, थीटा ऑफ मैथ माइनस थीटा ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू 360, क्योंकि थीटा निकाल रहे हैं तो अब 360 ऊपर आ जाएगा और 540 नीचे, तो मैथ मार्क्स माइनस इंग्लिश मार्क्स। तो आपको बस ये क्वांटिटी का ख्याल रखना है कि हम जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसको हमको हमेशा ऊपर रख देना है, एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल का डिफरेंस, और अगर हम मार्क्स निकाल रहे हैं तो मार्क्स, ठीक है ना। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, बाकी सॉल्यूशन ये इस इक्वेशन में रख के तो मैं अभी सॉल्व किया ही था, तो आप जो वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट लाइक 18 से ये आप फिर भी चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 18 से 36, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से 2 बार गया और ये 3 बार, और एंगल था 90 डिग्री मैथमेटिक्स का था और 50 डिग्री उसका इंग्लिश का, तो 40 और 40 से 20 टाइम्स कट गया, 20 दिया 60, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। लेकिन आंसर से ज़्यादा हमको कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि इस पे पाई चार्ट पे हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, फील फ्री। थैंक यू। Question number 40. At upper primary stage, as per NCERT, which of the following topic have not been included under number system? तो नंबर सिस्टम में जो नहीं इंक्लूड किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इंक्लूड किया। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 10th 11th 12th में जाके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम ये फ्रैक्शन हो गया, एक्सपोनेंट एंड पावर हो गया, और ये कह रहा है कि नॉट इंक्लूड अंडर नंबर सिस्टम अपर प्राइमरी, राइट। तो अपर प्राइमरी तो हमारा वही 7th 8th वाला अपर प्राइमरी कौन सा होता है, ठीक है, उच्च प्राथमिक, ठीक है। तो उस लेवल पे हमारा हम लोग ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पे जाके पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूबिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट, राइट। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 में मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा क्योंकि इसका डिटेल मेरे को बहुत आइडिया नहीं है। तो इसका आंसर है रूबिक्स मेक इवैल्यूएशन मोर सब्जेक्टिव, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 42 सीटेट का। तो इसमें हमको बोल रहा है कि नंबर ऑफ फेस एज एंड वर्टिसेस, मतलब एक बहुलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः हमको दी हुई है। अब इसमें इन्होंने एक्स दे दिया हमको, क्या, शीर्ष वर्टिसेस, तब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको फेस मालूम है, एज मालूम है। जब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ फेस, कितने हैं मेरे 7, प्लस
3 टाइम्स ऑफ एज कितनी है मेरे 15 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस है मेरा यहाँ पे, माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स। अब ये एक्स नहीं मालूम मुझे, ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस 15 थी 45 माइनस 4x। अब अगर ये x मुझे पता चल जाए तो मैं 2 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। लेकिन x निकालने के लिए आपको एक रिलेशन याद होगा, बहुलक में क्या होता था कि आपका f प्लस वी इक्वल्स टू होता था हमेशा 2 प्लस ई, ये आयलर थ्योरम के थ्रू हमारा होता था। तो इसके हिसाब से फेस कितने हैं मेरे 7 प्लस वर्टिसेस कितने हैं मेरे x इक्वल्स टू 2 टाइम्स एजेस कितने हैं मेरे 15। तो x इक्वल्स टू 15 16 17 माइनस 7, ये 7 इधर आ जाएगा मेरा, ये दोनों सम हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 10। तो यहाँ से अब मेरी x की वैल्यू आ गई। अब ये जो मेरी x की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 4 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये 14 प्लस 45 कितना हो गया, इसको भी सम कर लेते हैं ना देख, ठीक है नहीं, सॉरी 45 माइनस 40, तो 45 में से 40 गए तो कितना बचा मेरा 5, तो 14 प्लस 5, इफेक्टिवली आंसर कितना आ गया मेरा 19, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कई बार बोला हूँ कि इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, f प्लस v इक्वल्स टू 2 प्लस ई, फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एजेस फॉर एनी दिस वन, क्या कहते हैं हम, पॉलीहाइड्रन, राइट, बहुलक, हिंदी में फलकी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, बट पॉलीहाइड्रन का हमारा ये पॉलीहाइड्रन में ये रिलेशन होता है कि फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आवर एजेस, 2 प्लस एजेस। उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल के ये इक्वेशन में सोल्व की, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया 2। थैंक यू। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन एक दूसरी इक्वेशन की इक्वल है, फिर हमसे बोल रहा है कि p और q की वैल्यू बताओ। तो इफेक्टिवली हमको ये p और ये q चाहिए। लेकिन एक चीज देखिए आप, यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखा है, ये 2x प्लस 5 है, इन दोनों में तो ऐड हो रहा है ये। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी मेरे पास 2x प्लस 5 है और ये भी है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 2x प्लस 5 को कंसीडर कर लेता हूँ कुछ, जैसे अभी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू, मैंने मान लिया t, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे मैं कितना लिख पाऊंगा इसको, t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक t स्क्वायर माइनस 5t प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस ही है साथ में, माइनस 14 इक्वल्स टू, अभी मैं एज ए इक्वेशन इसको ले रहा हूँ, लाइक इक्वल्स टू आप लिखिए मत लिखिए, क्योंकि इक्वल्स टू तो वो अगली वैल्यू है मेरी। अब हमको क्या है कि इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला तो हमारा वही होता था, माइनस बी प्लस माइनस, लाइक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और यहाँ में माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 5 प्लस माइनस, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, माइनस 5 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो इफेक्टिवली ऊपर प्लस 5 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो वो प्लस का हो गया, ये माइनस 14 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 28 34 42 14 चौक 56, ठीक है ना। तो माइनस का 14, जी नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू इसकी, नेगेटिव में नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही अब यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे इसको, लाइक ये ऊपर प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 25 और ये प्लस का ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56 डिवाइडेड बाई 2। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है मेरा 5 प्लस माइनस 56 6 5 11 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8
√81। तो इफेक्टिवली 81 कितने का हो जाता है, 9 का हमारा, 5 + -9/2, तो 5 + 9/2 एंड 5 - 9/2, तो एक रूट हो गया 9 5 14/2 मतलब 7, और 5 में से 9 है तो 4 -4/2 -2, तो मेरे ये दो रूट आ गया, राइट। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे करके आया है तो t माइनस, मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ t - 7 और t + 2, ठीक है ना। यही तो दोनों रूट हो गए मेरे। और या फिर अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता हो -v वाला, तो या फिर आपको वो जो हम लोग पढ़ते थे कि लाइक समेशन मेरा 5 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन मेरा 14 होना चाहिए, तो यही दो नंबर है -7 + -2, तो ये इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये t की फॉर्म में आ गई हैं दोनों वैल्यू, तो ये हमने रूट यहाँ पे हमने निकाल ही लिए हैं। तो उस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैं जगह बनाने के लिए, साफ करने के लिए ये थोड़ा सा डिलीट इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको t - 7 है तो t की जगह मैंने क्या माना था 2x + 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 5 - 7, ठीक है। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ 2x + 5 + 2, ठीक है। तो ये -7 को इफेक्टिवली मैं कितना लिख पाऊंगा कि मैं लिख पाऊंगा 2x + 5 प्लस ब्रैकेट में -7 कर सकता हूं मैं इसको, और 2x + 5 + 2 कर पाऊंगा। तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा है 2x + 5 + p, और ये क्या लिखा है +q, 2x + 5 + q। अब देखिए ये दोनों इक्वली तो हैं मल्टीप्लिकेशन में होने के बाद, तो p = यहां से मैं क्या बोल सकता हूं -7, और q = कितना बोल पाऊंगा मैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो जब ये दोनों वैल्यू मैं बोल सकता हूं तो p = हो गया मेरा -7 और q = हो गया 2। तो p + q की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो -7 + 2 आंसर आ गया -5, फोर्थ आंसर है मेरा, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका जो मैं आपसे कह रहा था, लाइक जैसे हम लोग अब दूसरा तरीका इनको लिखने का हम लोग देख लेते हैं, तो इफेक्टिव आंसर तो आ गया मेरा -5, ठीक है ना। अब मैं दूसरा तरीका जो आपसे कह रहा था कि लाइक रूट हम लोग जो कैसे लिखते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे कि ये हो गया t², माइनस कितना है 5t और -14, ठीक है। तो हम लोग जब लाइक समेशन सम ऑफ रूट्स, जैसे हमारा होता है ax² + bx + c, तो सम ऑफ रूट्स जो हम लिखते हैं लाइक x1, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या लिखते हैं -b/a, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट जो लिखते हैं x1 × x2, वो क्या लिखते हैं अपन c/a, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हम ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, तो ऐसे ही c/a, अब ये इक्वेशन ax + b और c की फॉर्म में आप देखोगे तो सम ऑफ रूट x1 + x2 कितना आना चाहिए मेरा -5/1, और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए x1 x2 -14/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पहले से हम लोग बाय डिफॉल्ट ये प्लस होता है तो ये माइनस लेके चलते हैं। तो समेशन मेरा प्लस का 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए माइनस का 14 आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ वैल्यू जो है वो -5 है मेरी, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो ये -5 है, तो अब मेरे को इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल के या तो यहाँ पुट करो या फिर अपनी माइंड कैलकुलेशन आप कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है 14 का, या तो 7 × 2 ही बनता है, ठीक है। लेकिन साइन का ख्याल रखना है अब यहाँ, लाइक t² माइनस, अब ये माइनस का 7 आएगा या प्लस का 7, चलिए दोनों लिखते हैं हम लोग, है ना। अगर माइनस का 7 आ गया तो फिर मेरे को 5 चाहिए, तो प्लस का 2t लिखना पड़ेगा, और प्लस का लिखा तो माइनस का 2t, और 14 से हम कभी कुछ करते नहीं है। अब देखो ये माइनस का लिखा, यहाँ प्लस का लिखा, तो ये प्लस का 5t हो जाएगा जो कि गलत है, और ये माइनस का लिखा है तो फिर ये माइनस का 5t होगा, तो ये सही है। तो हमको ये साइन में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम लोग साइन क्या ले रहे हैं इफेक्टिवली। छोटी छोटी चीज़ों में ही हमसे एग्जाम में गलती हो जाती है, उसकी वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो हम यहाँ माइनस का 7t और प्लस का 2t कर लेंगे।
अब मैंने यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो t माइनस 7, तो ये कितना बन गया, t प्लस 2 कॉमन ले लिया और t माइनस 7, तो सेम ब्रैकेट आ गया ना हमारा। ये माइंड कैलकुलेशन से जो हम लोग लिखते थे, तो या तो माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से करो आप, या फिर आप ऐसे समझ के करो। फाइनली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो पहले हम थोड़ा सा ये कंसेप्ट पे बात करते हैं कि जैसे ही हमारा, जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इनको कोई एक लाइन, राइट, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी तिर्यक रेखा बोल देते हैं हम लोग, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल देते हैं, राइट। तो जब ये कट करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एंगल बनते हैं हमारे यहाँ पे, मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा एंगल, ये वाला एंगल बन गए इंटरनल हमारे, ठीक है, समझने के लिए, और ये वाले एंगल बन गए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ इनका नाम ए बी और ये सी और डी नाम दे दूं, तो हमेशा इन सारे एंगल्स, इन एंगल्स का लाइक ए प्लस बी, अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और या फिर सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा सम जो होता है इंटरनल एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। कह रहा है आगे एंड द टू इंटीरियर एंगल, जो कि अभी मैंने ए एंड बी एंगल बनाए आपके, ठीक है, तो दो अंतः कोण, राइट, ये और ये, सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, सेम साइड, जैसे ए एंड बी जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये और ये जो ए की वैल्यू है वो ये हो गई और बी की ये हो गई, या फिर सी की ये हो गई और डी की ये हो गई, मतलब दोनों साइड में से कोई भी, हमको ऐसा कोई ये नहीं है कि हमको लेफ्ट साइड लेना है या राइट साइड लेना है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि हमको ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। अप्रोच, क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, जब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या वैल्यू चाहिए, x, और x हमारा कहाँ से निकलेगा, ये जो कंडीशन दे रखी है। हमेशा क्वेश्चन में जब कुछ पूछा जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा एक कंडीशन होगी, और इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम हमेशा जानते हैं कि ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ए प्लस बी, तो वो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो अब मैं ए और बी की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ, जैसे ये दिए हुए हैं 2x प्लस 15, मैं ये वाली इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो कोई एक ही इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। तो मैंने लिखता हूँ 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू हमारा बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया मेरा 5x, प्लस 15 माइनस 20, तो कितना बचा माइनस का 5, तो ये 180 डिग्री, राइट। तो 5x, अब ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो 180, ये कितना हो जाएगा प्लस 5, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 185। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 185 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 185 डिवाइडेड बाई 5। तो इफेक्टिवली ये कितने टाइम्स गया, लाइक 3, 5 7 35, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 37। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा है 4x प्लस 6 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है यहाँ पे 37, तो x इक्वल्स टू 37, अगर ये वैल्यू मैं रख दूँ तो 4 इंटू 37 प्लस 6, तो 7 चौक 28, राइट, 2 बचा, 4 3 12 13 14, 148 प्लस 6 कितना हो गया आपका 154, तो 154 ऑप्शन में है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा 154। तो एक्चुअली में हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया कि हमको ये टू पैरेलल लाइंस की कंडीशन मालूम है और ये इंटरनल एंगल जो होते हैं वो उनका सम हमको मालूम है, राइट। तो उसको कंडीशन में हमने ये दोनों एंगल जो दिए हुए थे इनका सम किया इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो ये इतना टाइम नहीं लेगा, लाइक अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। थैंक यू। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो ये भी सीटेट 2024 का ही है,
लेवल 2। तो इसमें हमसे बोला गया है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमोंग दिस। अब हमको कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब ये हमको कुछ भिन्न संख्याएं दे दी हैं। अब इनमें हमसे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न संख्या का योग बताओ। तो अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग हमको बताने के लिए सबसे पहले हमको ये तो पता हो कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको दिया हुआ है 6/7, तो 6/7 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 0 ये हो गया 60, तो 7 7 8 56, राइट। 56 4 बचा, 7 7 5 35, 3 बचा, राइट। सिर्फ 2 डिजिट तक ही करेंगे, आगे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है नहीं। अब ये लिखा है 2:3/5, तो इसका हम क्या पढ़ते थे, पहले इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, राइट। 5 दूनी 10 और 3 13/5, राइट। ये हो गया भिन्न संख्या। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 6 30। तीसरी संख्या देखते हैं 3/8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 में तो जाएगा नहीं, तो 30 बचा। 8 8 16 8 24, राइट। 8 चौक 32 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 24 6 बचा, तो 8 7 56, राइट। सिर्फ 2 ही डिजिट तक करेंगे हम लोग। अब चौथी डिजिट है मेरी 2:8/15, 2:8/15। तो पहले इसका मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 30 और फिर इसमें जोड़ देंगे 8, ये मल्टीप्लाई और ये सम। 15 दूनी 30 और 8 38, 38/15, राइट। डिनोमिनेटर सेम रहता है हमेशा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 8 बचा, 0 लगाएंगे, 15 7 15 15 15 5 75, 15 6 90 और 15 7 105, राइट। तो वो ज़्यादा हो जाएगा 80, 15 5 75, तो ये 2.5 आ गया। तो अब आप देखिए ये 2.5 है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कलर्स बदल लेते हैं, ये 2.5 है, राइट, ये 2.6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2:3/5, यानी कि 13/5। फिर उसके बाद कितनी होगी मेरी 38/15, राइट। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। 6/7 और फिर 3/8, ये 0 नहीं है, ये गलती से प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये, और सबसे छोटी है ये। हमको इन दोनों का सम करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब हमको सम करना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13/5 प्लस, सॉरी ये बाई 5 है, 8 नहीं है, एंड ये है 3/8। एलसीएम ले लिया 40, 13 × 8, राइट, 104, ठीक है ना। और 5 × 3 15, राइट। तो ये हो गया 119/40। क्या ये आंसर में है, नहीं है, ये डिवाइडेड फ्रैक्शन में है। तो 40 से 2 बार गया तो 80, और 3 बार 120, तो एक कम है, तो 2। अब बचा कितना यहाँ, 39 बचा ना, एक कम है, नहीं तो 120 हो जाता, 39/40। तो इफेक्टिवली ये आंसर हो जाएगा हमारा, और ये हमारा आंसर 4th ऑप्शन है, राइट। तो अब आपको ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा नंबर डिवीजन नहीं करने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना कम से कम डिवीजन में टाइम खराब करके, और ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आपको देखते ही समझ आएगा, ओके 2.5 2.6 ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको समझाने के लिए की गई थी यहाँ, ठीक है ना। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू। हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ये 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ये असेसमेंट को लेके बात कर रहा है। तो कह रहे हैं it is evaluation, it helps to label the students, it helps to diagnose individual differences, it is a procedure to gather information of students performance, right। तो इसका जो आंसर हमको देना है वो है आपका it's label students, राइट, डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को लेबल कर रहे हैं, करेक्ट। असेसमेंट का मतलब हम एवेल्युएट डायग्नोस कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, लेकिन लेबल हम किसी को नहीं कर रहे हैं। तो आंसर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अब जी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि
जैसे कोई प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सोच पाओ आप, और हियर एंड देयर आपके बहुत सारे सॉल्यूशन या फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब आप नहीं सोच पाओ। सिर्फ एक सॉल्यूशन पे आप कन्वर्ज हो जाओ और जल्दी से आप उसी एक सॉल्यूशन से आगे बढ़ जाओ, राइट। तो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा नहीं ना फिर। स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो मैथमेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। स्टूडेंट्स आर मल्टीपल एंड अल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, मैंने बोला ना डाइवर्जेंस थ्योरी, डाइवर्जेंस थिंकिंग। स्टूडेंट कैन पोज क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पोज करने के लिए थोड़ी होता है। तो स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि इफ x इज द लीस्ट नंबर, लाइक लीस्ट मतलब छोटी न्यूनतम संख्या है, विच मस्ट बी एडेड टू 955, मतलब ये नंबर में जोड़ दी जाती है टू, क्यों जोड़ रहे हैं हम, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो फिर हमसे कह रहा है कि x, इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तभी तो वैल्यू बता पाएंगे हम। लेकिन x की वैल्यू कहां से निकलेगी, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे पहले कि जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर ऐसे दे रखा है तो लाइक इनफैक्ट जैसे कोई भी नंबर है, अब ये 955 है, राइट। तो हम लोग जैसे पढ़े हुए थे पहले कि लाइक 1 का स्क्वायर हमारा 1 है, लाइक 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, लाइक 4 का स्क्वायर हमारा 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया मेरा 36, 7 का 49, राइट। 8 का स्क्वायर हो गया मेरा 64 और 9 का स्क्वायर मेरा 81। तो आप देखिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ये 1 हो गया, एक जैसा कलर हो गया, सॉरी, ये 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, ऐसे ही 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे ही 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसी 6 है, राइट। सिर्फ 5 यहाँ नहीं है, 5 सिर्फ एक डिजिट पे आ रहा है, या फिर हमारा 5 के साथ क्या होता है, 0 का कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये लास्ट की 2 डिजिट 5, हम पहले पेयर बनाएंगे तो 5 देखेंगे ना, तो आइदर यहाँ पे किसी संख्या में 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अब ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। तो ये नंबर या तो 30 होगा या 35, लेकिन दोनों में से देखते हैं। अब हमारे लिए सबसे ईजी, जब हम एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं तो मेरे लिए सबसे ईजी क्या होता है, जिस नंबर का जल्दी से मैं स्क्वायर निकाल लूँ, तो 30 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 900, राइट। और 35 का भी अगर माना कोई और नंबर भी आ जाता है तो हम लोग 35 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 बचा मेरा, 3 और 5 को करो 15, जिस दूसरे 3 और 5 को करो 15, तो दोनों 15 15 को जोड़ दो आप, तो कितना हो गया 30, और प्लस 2 कितना हो गया 32, ठीक है। तो 2 लिख दो, अब कैरी कितना हो गया 3, अब इन दोनों 3 3 का मल्टीप्लाई करो 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, राइट। तो ये हो गया मेरा 35 का स्क्वायर 1225। लेकिन क्या मेरी संख्या 1225 है, नहीं, मेरी संख्या कितनी है 955। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 900 के आसपास ही तो होगा, 900 और 955, है ना। तो अब मुझे इस संख्या के साथ जाना है, लेकिन इस संख्या में क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा ना, यहाँ 55 है और ये यहाँ 0 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसके नियर बाई संख्या देखनी है, तो मुझे अब इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर देखूंगा, तो मैं 31 का स्क्वायर लिखूंगा यहाँ। 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 × 1 1, 3 × 3 3 × 3 3 और 3 कितना हो गया 6, और 3 × 3 9, तो कितना हो गया 961 स्क्वायर हो गया। जबकि मुझे कितना देखना है 955। तो इसमें और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, मतलब जोड़ा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है 961 में से अगर मैं 955 माइनस कर दूं तो इफेक्टिवली मेरा कितना बचा, 6 बचा ना, लाइक 11 में से 5 गया तो 6, बाकी ये 5 हो गया तो 0 और ये 0। तो इफेक्टिवली अगर मैं 6 जोड़ दूं 955 में तो ये 9611 के किसका स्क्वायर बन जाएगा, 31 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लाइक आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी एग्जाम में तो आप जल्दी से क्विकली सॉल्व करिएगा। तो अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 955 प्लस x, राइट। तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद मेरा यहाँ कितना आ जाए 361। तो 955 में मैंने कितना जोड़ा +6, तभी तो 361 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 9 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट 1/रूट, हम इसका रूट ले रहे हैं, ठीक है। तभी तो ये यहाँ 361 नहीं 31 होगा,
करेक्ट। तो ये यहाँ पे लाइक वो स्क्वायर लिख दिया था मैंने, लाइक इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या फिर 31 का स्क्वायर कर लो आप इधर और इधर स्क्वायर लिख लो, जैसे भी मतलब आपको समझ में आता है, रूट के फॉर्म में समझ में आता है तो रूट करो, या फिर इसको ऐसे स्क्वायर, तभी तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो पाएंगे। करेक्ट। तो ये x इक्वल्स टू यहाँ से मैंने कितना पता कर लिया, 6 है मेरा, तो मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 6, और जब x आ गया तो फिर बाकी तो सब समेशन ही है बस। 3 इंटू 6 प्लस 2, 18 प्लस 2, आंसर हो गया मेरा 20। लाइक हमको एग्जाम में जल्दी से स्क्वायर कैसे पता करना है, लाइक ये जो टेबल है, ठीक है ना, आइदर ये होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछेगा। थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 49। कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर, मतलब इन तीनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए नंबर। मतलब कह रहा है 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लाइक सारी हमारे तो नेचुरल नंबर है ना पॉजिटिव, लाइक 1 से ऊपर जितने भी हमारे सारे नंबर हैं, लाइक बाकी तो हम सारे नंबर नेचुरली बोलते हैं ना, कोई होल नंबर या फिर हमारा इंटीजर की बात तो हो नहीं रही है यहाँ। तो कह रहा है कि जो संख्याएं 3, 5, 7 से प्रत्येक से विभाज्य हो, तो प्रत्येक से विभाज्य होने के लिए पहले हमको 3, 5, 7 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब 3 और 5 और 7 ये कोई नंबर तो है नहीं जो एक एक करके डिवाइड हो रहे हो, अगर हम इनका एलसीएम ले भी तो ये 1 टाइम्स 5 और 7, और ये भी 5 राइट एंड 7 और फिर 7 के रेस्पेक्ट में, तो वही 3, 5, 7 ही आ जाएगा हमारा एलसीएम भी। तो हम लोगों को कौन सा नंबर देखना है, 3 इंटू 5 इंटू 7, लाइक 3, 5, 15 इंटू 7 यानी कि 105 राइट। 105 की फैक्टर की फॉर्म में देखना है हमको, कहाँ से आपका देखना है 1 से लेके 500 तक राइट। तो 1 से लेके सबसे पहले 105 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, खुद 105 ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगला नंबर 105 का कौन सा डिवाइड होगा, जो 105 इंटू 2 होगा वही तो नंबर डिवाइड होगा, तो 105 इंटू 2 राइट, ये हो गया आपका 210। अब अगला नंबर 105 इंटू 3 यानी कि ये हो गया आपका 3, 5, 15 और 3, 315 नंबर। फिर 105 इंटू 4 लाइक 500 के 20 और 4। अब जैसे ही मैंने 105 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 25 और 5, तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 500। तो ये वाला नंबर हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको लेस 1 से 500 के बीच चाहिए। तो टोटल हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हाउ मेनी पूछा है ना, हाउ मेनी, तो टोटल के नंबर कितने आ गए मेरे, सिर्फ 4 नंबर आ गए। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। कोई डाउट हो तो पूछेगा। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपोर्टेंट इन मैथमेटिक्स, जो सबसे कम इंपोर्टेंट है वो कौन सी है, सॉल्विंग डिवाइड ए प्रॉब्लम, understanding when and how mathematical techniques is to be used, finding shortcut in mathematics, generalizing a mathematical formula। तो क्या हमको शॉर्टकट पता करने से कोई मतलब होता है, नहीं होता है राइट। तो इसका ये आंसर है, लीस्ट पूछा है ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 3rd। बाकी हाँ, हमको डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, अंडरस्टैंड करना होता है कि मैथमेटिकल टेक्निक कौन सी यूज करनी है राइट, कौन सी मैथमेटिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं, जनरलाइज मैथमेटिकल फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले उनको जनरलाइज वे में हम लोग यूज कर सकते हैं राइट। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि M इज द पॉइंट ऑन साइड AB राइट। ये ज्योमेट्री का है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 राइट। तो कह रहा है हमसे साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC such that AM equals to BM equals to CM। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अब वो ईयर मेरे को नहीं याद है लेकिन मैं आपको पॉइंट लाइक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा देने का, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, इफ एंगल A एंड B आर रेस्पेक्टिवली X एंड 70 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले अप्रोच करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, X चाहिए भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर माना 1, 2 जो भी वैल्यू है मैं जो भी रख देता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि क्या है इसके इक्वल। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसने हमको कंडीशन दी है कि जो ट्रायंगल है उसके एंगल की वैल्यू है a और b की x एंड 70।
लेकिन उससे x की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन फिर से उन्होंने x की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है am इक्वल्स टू bm इक्वल्स टू cm, करेक्ट। तो उस केस में अब हमको यहां से x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस में मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा सा लुक वाइज नहीं होगा, थोड़ा लुक वाइज भी चलो कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया ए, बी और सी। अब इस पे कोई एक मिड पॉइंट है जिसका नाम दिया मैंने एम, और इस एम से ये सी को कनेक्ट किया। अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने कनेक्ट किया है ए, बी और सी, ये तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल ए जो है, ये वाला एंगल जो है वो x है, और एंगल बी जो है, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, एंगल बी जो है वो है मेरा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये x यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, करेक्ट। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो अब आप देखिए कि लाइक ये जो एंगल है C, इस एंगल की C जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू कोई होगी A और इसकी कोई वैल्यू होगी B, करेक्ट। इसकी A और B वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कोई भी ट्रायंगल में, वो कंडीशन हम लोग पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ये MC, जैसे मैं एक ट्रायंगल इसी में से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ AM एंड C, ठीक है, AMC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने लिया। अब इसमें हमारी कंडीशन क्या है, AM इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमको, MC, राइट। तो जब ये हमको वैल्यू दी हुई है AM इक्वल्स टू CM, AM इक्वल्स टू हमको हमेशा जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी पॉइंट को लिखते हैं जनरली, तो AM इक्वल्स टू CM, राइट। यहां से ये वैल्यू और यहां से ये वैल्यू, तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू, ये दोनों आपस में साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल X जो है मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या बोल पाऊंगा, इन ट्रायंगल BMC, मेरा BM जो है वो CM के इक्वल है वापस से, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल C मतलब जो भी वैल्यू हमने दी हुई है A, राइट, स्मॉल a, और एंगल C डैश कर लेते हैं हम इसको, एक जो है वो C डैश है, क्योंकि C हमारा जो एंगल हमने लिखा है नोमेनक्लेचर के हिसाब से गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख के हम लोग कर लेते हैं यहाँ एंगल C डबल डैश, राइट। तो अब इस केस में C डबल डैश क्या है मेरा A, तो एंगल A जो है वो मेरा क्या है X, तो X इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा A, करेक्ट। और इधर एंगल B कितना है मेरा 70 डिग्री, और ये कितना है मेरा B, तो B इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी बड़े ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 180 डिग्री। यही तो पढ़ते हैं हम लोग, लाइक सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है X, एंगल B की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, एंगल C जो कि हमने माना था A प्लस B, करेक्ट, A और B दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो A प्लस B लिख सकता हूं मैं इसको यहाँ पे। अब A और B की जगह मैं ये जो ऊपर मैंने वैल्यू निकाली है वो रखूंगा मैं, ठीक है ना। A की जगह मैं क्या रख सकता हूँ X इस वाली इक्वेशन से, और B की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 70 यहां से, ठीक है, इक्वल्स टू 180। 70 कितना हो गया 140, और x और x कितना हो गया मेरा 2x, तो 2x प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो ये हो गया मेरा 40, तो x इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 20 डिग्री। बस हमको यही तो निकलना था कि जैसे ही मेरा x निकलेगा तो फिर मैं वैल्यू बता सकता हूँ, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 20 डिग्री। तो फिर यहाँ पे वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, मेरे को 3x प्लस 25 डिग्री इसी की तो निकालनी है, 3 इंटू 20 प्लस 25, तो 20 दिया कितना हो गया मेरा 60 प्लस 25 डिग्री, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 60 70 80 85, आंसर कितना हो गया मेरा 85 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा 2।
कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत लगे इसमें ज्योमेट्री में, आप फील फ्री होके कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज का जो मैं यूज कर रहा हूँ इनका भी कोई रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में हमसे क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है ये, ठीक है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, ठीक है। वो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सम इन्वेस्टेड एट 10% per annum for the 2 year became a 3267. When the interest is compounded annually, right, what will be the simple interest on the same sum at the same rate in 2.5 years, correct. Then मतलब पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, हमको वो प्रिंसिपल अमाउंट पता करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए सबसे पहले हम याद करते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता था उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 अपॉन की पावर टाइम, राइट। तो अब यहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल दिया हुआ है अमाउंट 3267, ठीक। तो वो वैल्यू हम यहाँ, मैं इन सब में शॉर्टकट नहीं रखता जिससे कि मेरे से कोई गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकंड या 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए चलेगा, पर क्वेश्चन गलत होकर नेगेटिव मार्किंग हो जाए वो नहीं चलेगा, ठीक है। रेट हमको दी गई है 10%, तो रेट मैंने लिखी 10% और टाइम हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। तो हम यहाँ की पावर 2, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं सिंपल P निकाल सकता हूँ और तो कोई नंबर वेरिएबल तो है नहीं मेरा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, बाकी की आगे की बात हम बाद में करेंगे। 10 से ये डिवाइड हो गया 1/10 का स्क्वायर। अब हम लोग P अंदर मैंने 10 एलसीएम लिया तो ये हो गया 10 + 1 का स्क्वायर। इफेक्टिवली ये कितना बन गया 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको, 3267 = P 11 × 11 स्क्वायर को खोल लिया मैंने, 10 × 10। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, कैलकुलेशन जितना इजी और जल्दी से हो पाए। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3267 × 10 × 10 डिवाइडेड बाई 11 × 11। अब आप देखिए हमेशा सीटेट के क्वेश्चन में ये रहता है कि ये कंप्लीट डिविजिबल रहता है, 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं पेन बदल लेता हूँ यहाँ, 11 से मैंने इसको डिवाइड किया, 11 से 32, तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 10 बचेगा मेरा। इफेक्टिव क्या रहेगा 106, अब 106 में देने में कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, तो कितना बचा मेरा फाइनली 7, और लास्ट डिजिट क्या है 7, तो ये 7 10 × 10 डिवाइडेड बाई कितना रह गया मेरा, नीचे एक ही 11 रह गया क्योंकि एक 11 से तुम्हें डिवाइड कर दिया, राइट। अब हम वापस डिवाइड करेंगे, 11 से फिर से डिवाइड किया 2 टाइम्स, क्यों 22, अब कितना बचा 7, तो 7 टाइम्स × 10 × 10। तो इफेक्टिव अमाउंट जो आ गया वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया मेरा 2700 रुपये आ गया, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट 2700 रुपये आ गया, अब हमसे पूछ रहा है कि 2.5 साल में 2.5 ईयर में मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सेम रेट 10% की रेट बोल रहा है, तो फिर हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता था हमारा PRT/100, तो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने निकाल लिया 2700, रेट 10% दी हुई है डिवाइडेड बाई 10% के रेस्पेक्ट में रेट हो गया। अब 2.5 साल के रेस्पेक्ट को 2.5 साल को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ, लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ इधर नीचे ही लिख लेता हूँ, 2:1/2, राइट। पहले इसका मल्टीप्लाई प्लस इसको जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो मैं 5/2 साल लिख सकता हूँ इसको। तो वही टाइम मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्टली, तो 5 मेरा ऊपर रहेगा और 2 नीचे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ये मैंने P लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ जिससे इजी रहेगा। ये लिखा है मैंने P 2700 रुपये, ये मैंने लिखा है R और ये मैंने लिखा है टाइम, ठीक है। और ये 100 तो हमारा बाई डिफॉल्ट है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो 100 से ये 00 2700 के ख़त्म हो गए, ठीक है। और ये 2 से आपका लाइक मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा घुसना पड़ेगा, उसकी वजह से हम लोग इक्वेशन को और कैसे इजी कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अभी इसको 2 से मैं इसको 5 बार काट लेता हूँ, तो ये 5 25, ये हो गया 27 इंटू 25, राइट। 5 इंटू 5 हो गया ना, 5 टाइम्स क्या, तो 25 सत्ते 25 चिक्का 1.5, 25 सत्ते 175, यानी कि 5, कितना बचा मेरा 17, और 25 दूनी 50 और 17 67, तो इफेक्टिव कितना आ गया मेरा इंटरेस्ट 675 रुपीज़, 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकाल रहे थे हम लोग। तो यही आंसर है, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर मेरा, थर्ड, 675 ही तो आंसर आया मेरा, ठीक है नहीं। तो ये सिंपल लाइक फॉर्मूले से, अब आप ऐसे याद रखोगे कि लाइक अलग अलग तरीके क्या वैल्यू है क्या नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो रेट दे रहा है वो वार्षिक दे रहा है, त्रैमासिक दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है, कितना दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे टाइम आएगा। अगर माना ये 10% बोल देता हाफ ईयरली, तो यहाँ 2 साल नहीं आता, 2 नहीं आता, फिर यहाँ 4 आता। क्यों? क्योंकि ये टाइम जो है वो 2 साल है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितनी है आपकी, हाफ ईयरली है, तो 2 साल 4 पार्ट में डिवाइड होगा ना, फिर यहाँ 4 हो जाता। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो ट्रिकी हो जाता है। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट CD इज अ बाइसेक्टर। ये मेन लाइन है जो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ऑफ ACB मतलब C एंगल जो है उसका बाइसेक्टर है CD। बाइसेक्टर मतलब 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, राइट। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD मतलब C को D से मिलाने में कोण ACB को समद्विभाजक है, राइट। तो यानी कि ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक ये बना लिया मैंने A B और C, तो A और B के बीच में एक पॉइंट D ऐसा है कि अगर मैं CD को मिला दूं तो उस केस में मेरा ये एंगल जो है A और B, ये A इक्वल्स टू B है, ठीक है। समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक है एंगल का, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, तो एंगल A 50 है सॉरी एंगल B 70 है, तो ADC की वैल्यू बताओ। मतलब हमसे ये कह रहा है 50, ये कह रहा है 70, तो हमसे कह रहा है कि ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, AD और C, ठीक है। D ये वाला एंगल हमको बताना है। तो इसके लिए हमको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ एंगल, राइट। सब कुछ एंगल में दिया हुआ है, तो किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। एंगल A मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, एंगल B दिया हुआ है 70, एंगल C जो है वो हमको नहीं दिया हुआ है, तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A एंड एंगल B, तो इनको दोनों का सम A प्लस B, तभी तो लिखेंगे, लाइक दोनों टोटल मिला के सम करेंगे तभी तो A प्लस B ये पूरा एंगल बनेगा। लेकिन A इक्वल्स टू B है, तो वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये कितना हो गया 7 और 5 12, तो टोटल 120। अब A इक्वल्स टू B है, तो मैं यहाँ A प्लस A लिख सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, A प्लस A लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स A, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये कितना रहा 60, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो एंगल A मतलब आधा जो एंगल है वो 30 है, और जो दूसरा आधा है वो भी 30 है, क्योंकि A इक्वल्स टू B है, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री है मेरा, ठीक है। तभी तो होगा सम पूरा 180 60 50 और 70, तो मेरा 180 हो गया। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में, लाइक मैं कलर बदल लेता हूं यहाँ, इस ट्रायंगल में CAD, ट्रायंगल CAD, राइट। तो इस ट्रायंगल में वापस से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका भी सम हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा 180 डिग्री। अब एंगल C यानी कि ये CAD एंगल वाला यानी कि 30 डिग्री,
ये टोटल सी मत मानना आप, ये स्मॉल सी है और वो कैपिटल, लाइक टोटल सी, ठीक है। 30 डिग्री, ए इक्वल्स टू कितना है मुझे मालूम है 50, और एंगल डी मुझे निकालना है, यही एंगल तो निकालना था, ये वॉयलेट ब्लू लाइन से मैंने जो किया है। तो 30 + 50 कितना हो गया 80, प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, तो एंगल डी इक्वल्स टू 180 - 80 इक्वल्स टू 100। तो जो वैल्यू हमसे पूछी हुई है एंगल डी इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ गया मेरा 100। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 100 आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। कुछ नहीं है, बस 2 बार आपको इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री ये कंडीशन लगानी है। पहले जब आप कंडीशन लगाओगे तो ये समद्विबाहु डिवाइड कर रहा है, ये कंडीशन साथ में लगेगी, तो उससे आप एक साइड का एंगल निकाल लोगे, दोनों साइड का निकाल लोगे, बट हमको ज़रूरत एक साइड की है, और फिर उससे हम ये वापस से एक और साइड में वापस लगा देंगे ये प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उससे फिर हमारा एंगल डी निकल आएगा। एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार यूज करना है सेम क्वेश्चन में, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 54, राइट। इसमें बोल रहा है हमसे किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंक, ये अंक दिए हुए हैं हमको, ये विद्यार्थियों के द्वारा, इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर है। तो ये जो माध्य और परिसर है, इस पे मैंने एक डिटेल कंसेप्ट वीडियो बनाई थी, तो वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको लाइक सजेशंस में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप प्रॉपर कंसेप्ट सारा देख सकते हो, और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर दीज नंबर्स, राइट, द डिफरेंस ऑफ मीन इन द रेंज ऑफ डेटा, राइट। तो हमको लाइक क्विकली हमको रेंज निकालना है, तो रेंज हमारा क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट लाइक लार्जेस्ट नंबर, डिफरेंस ऑफ लाइक लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर पता करना है। तो हम ऐसा नहीं कि इसको एक साथ लिखें, क्रम में लिखें, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में सॉल्व करने वाले हैं पेपर, तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि कैसे जल्दी से हमको देखना है। अब हम देखते हैं पहला नंबर 36, 36 से बड़ा 37, तो हमारा 37 अभी तक लार्जेस्ट है 2 नंबरों में, फिर 31 इससे छोटा है तो नहीं होगा, 42 इससे बड़ा हो गया, तो 42 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अभी 42 से बड़ा कोई और नंबर है पूरी सीरीज में कहीं नहीं है, तो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो गया 42, राइट। ये 42 में से मेरे को इसको माइनस करना है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ छोटा नंबर, 36 अभी छोटा है, 37 बड़ा हो गया, 31 हो गया अब छोटा नंबर, 31 से फिर 23 हो गया सबसे छोटा नंबर, फिर 17 से छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो नंबर हो गया मेरा 17। तो डिफरेंस आ गया, 12 में से 7 गए तो 5, और 3 में से 2 गए, तो जो रेंज निकल के आई वो मेरी आ गई 25। इजीली मैंने निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक लेंदी इसीलिए हो जाता है क्योंकि मीन निकालने में क्या क्या अब हमको इसको सम करना पड़ेगा। अब सम करने में क्या थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हम ये जो दिया हुआ है एज इट इज इसी के ऊपर सम करेंगे, ठीक है ना, अलग से कोई डेटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, राइट। तो हम पहली डिजिट 6 एंड देन 37, 6 में से 6 लेंगे, 37 में से 7, लाइक पहले इकाई का जो नंबर है हमारा, यूनिट प्लेस नंबर जो है हमारा, राइट। तो 7 और 6 13, और 1 14, 15 16, 17 18 19, 19 और 8 27 हो गया आपका, और 7 27 और 8 34, 34 और 8 42, 42 5 5 10 52, और 9 61, और 5 66। तो पहला नंबर आ गया 6, और कैरी भी हो गया मेरा 6। अब 35 में से लाइक इधर से फिर लेते हैं, 3 और 3 6, और 3 9, और 4 9 और 4 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 6 36। तो जो टोटल सम आ गया वो आ गया मेरा 366। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर है मेरे 12। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ द नंबर, सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर कितना निकला है मेरा 366 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 12। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, क्योंकि 6 में तो जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे तो 60 हो गया, और फिर पॉइंट लगा लेंगे तो ये हमारा 12 पंजे 60, 30.5 ये हो गया मेरा मीन। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस, लाइक आंकड़ों अंतर बताना है हमको माध्य और परिसर का।
तो पहले हम मीन लिखेंगे माइनस रेंज, तो हमारा बोला हुआ है 30.5 माइनस 25, तो आंसर कितना आ गया 5.5। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है कि लाइक मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ द नंबर्स। इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा 5.5 आंसर हो गया, तो आंसर सी मेरा सही हो जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर आप पिंग करिए। ठीक है, थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये आपके हमारे 24 जुलाई 24 पेपर का ही है। कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। 25% रेट बढ़ा के अंकित कर दी उसने, है ना। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है, लाइक 25% उसने रेट बढ़ा दी और फिर उसके बाद उसको 10% की छूट दे दी, तो कुल मिलाकर इसका लाभ कितना हुआ रुपए में, हमको उसका प्रॉफिट बताना है। कह रहा है अ ट्रेडर बाइज अ 12 फैंस ऑफ 24,000 रुपीज, he marks each fan at 25% above the cost price. If he sells all the fans by giving 10% discount on the market price, then his overall profit is, right। तो देखिए इस क्वेश्चन को या तो ये है कि आप पंखों के रेस्पेक्ट में लेके चलिए, और या फिर मैं इस पूरे लाइक 12 पंखे को एक सिंगल आइडेंटिटी मान के और 24,000 रुपए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ। हम दोनों तरीके से देखेंगे, दो तरीके से देखेंगे इसको, कि जैसे मैंने कोई आइटम खरीदा, लाइक कोई एक आइटम मैंने खरीदा 24,000 रुपए पे, अब मैंने इसको बोला कि मैंने 25% प्राइस मार्क ज़्यादा किया, तो 24,000 का 25% कितना हो गया, मतलब 1/4 करके निकाल लो, या तो आप 25%, और या फिर जैसे 25 डिवाइडेड बाई लाइक 25% निकालेंगे इसका तो कितना लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100, लाइक 25% हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100, नॉट 1000 सॉरी 100, तो ये इफेक्टिवली 1/4 ही तो लिखा हुआ है, तो ये 6000 टाइम्स, राइट। तो इसका 25% कितना हो गया मेरा 6000 हो गया। तो अब मैंने लाइक 24,000 की जगह जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितने का हो जाएगा, मैंने 25% रेट बढ़ा दी, तो 24,000 प्लस 6,000, इफेक्टिव प्राइस कितनी होगी इसकी 30,000। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं अभी मैंने पूरे को एक ही प्रोडक्ट मान लिया 12 पंखे को, ठीक है ना। तो टोटल मैंने अब 30,000 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि 30,000 पे मैंने कितना डिस्काउंट दे दिया 10%, तो 30,000 का 10% हम निकालेंगे, तो यहां मैंने लिखा 30,000 और इसका 10% कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इफेक्टिवली 1/10, 0 से 0 कट गया, तो इफेक्टिवली कितने की बात होगी ये 3,000। वैसे भी 30,000 का 10% 3,000 हुआ, हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें 30,000 में से 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 3,000, तो इफेक्टिव कितना बचा 27,000। मैंने खरीदा कितने का था 24,000, बेच कितने का रहा हूं 27,000, प्रॉफिट कितना आ गया माइनस कर दो 27,000 माइनस 24,000, 3,000, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो 3,000 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन कई लोगों को जैसे हमने एक क्यों माना है या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। लेट्स गो विद लाइक हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसको सिंगल ऑप्शंस के चलते, ठीक है ना। कि जैसे मैंने एक पंखे के रेस्पेक्ट में भी अगर आप लेके सॉल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो भी एग्जैक्ट है कि मैथमेटिक्स में जब तक हम लाइक प्रॉपर सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तब तक हमारा कोई आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाइक मिटा के, क्योंकि इस पेपर में थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, लाइक दूसरे तरीके से भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि लाइक अब मैंने 12 पंखे लिए हैं, लाइक 12 फैन मैंने लिए हैं 24,000 के, ठीक है। तो एक फैन कितने का हो गया मेरा 24,000 डिवाइडेड बाई 12, इफेक्टिवली कितने का हो गया 2,000 रुपए का मेरा एक पंखा हो गया। अब मैं एक पंखे के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है। अब एक पंखा जब मैंने 2,000 का लिया तो इसको मैंने 25% रेट बढ़ा के दी, तो 2,000 का 25% यानी कि 1/4 कितना हो गया मेरा 500 रुपये हो गया। तो इफेक्टिव अब मैं पंखे को कितने का बेच रहा हूँ 2,500 का, भाई दोनों को ऐड करूंगा ना मैं, लाइक टोटल प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस मैंने जो कर दी वो कितनी कर दी, टोटल प्राइस वो मैंने कर दी 2,000 प्लस 500,
तो ये हो गया मेरा 2500, नोट 25,000, गलती से 1 0 ज़्यादा हो गया, ये हो गया 2500। ठीक, अब ये कह रहा है कि उस पर मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, कोई एक पंखे खरीदने वाले को मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो 2500 का 10% कितना हो गया, 2500 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 0 से ये कट गया, तो ये हो गया मेरा 250। अब क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है तो फाइनल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस कितनी होगी, वो हो गई मेरी 2500 माइनस 250, तो इफेक्टिवली 2250। ठीक है, अब ये एक पंखे को मैं 2250 का बेच रहा हूं, तो एक पंखे पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, खरीदा कितने का था मेरा 2000, ठीक है, 2000 का खरीदा और बेच कितने का रहा हूं मैं 2250 का, तो 1 फैन प्रॉफिट कितना है मेरा 2250 माइनस 2000, तो इफेक्टिवली प्रॉफिट कितना हो गया 250 रुपए एक पंखे पे। तो 12 पंखे पे कितना प्रॉफिट होगा, तो 12 पंखे पे कितना होगा 12 × 250, इतना ही तो होगा मेरा, तो 0 का 0 आ गया, 12 पंजे 60, 6 कैरी हो गया, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 12 पंखों पे कितना आ गया मेरा 3000, पिछला भी तो आंसर हमारा 3000 ही था, करेक्ट। तो जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, चाहे इसको पूरे को, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी मान के इसीलिए किया क्योंकि वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है हमारा, और एक पंखे का निकाल के आपको लगता है मैं जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ, तो उसके हिसाब से कर लीजिए आप, दोनों में जो भी सूटेबल लगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, जो भी क्वेश्चन पेपर में हम अटेम्प्ट करें दैट हैज टू बी करेक्ट, करेक्ट। कोई डाउट है तो स्टिल आप मेरे को पिंग करके पूछिए। थैंक यू। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन एक छोटा सा कराऊंगा कि मैंने हमेशा आपको ये क्वेश्चंस के लिए बोलता था कि लाइक फॉर्मूले आप याद रखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी के फॉर्मूले भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला साइन यहाँ चेंज होता है, ठीक है ना। अब मैंने ये फॉर्मूले लिखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे आप देखिए कि मैं इस वैल्यू को अगर a मान लूँ कैपिटल और इसको कैपिटल b मान लूँ, तो ये क्या लिखा है कैपिटल a का स्क्वायर, इफेक्टिवली इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर कैपिटल b का स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ब्रैकेट में कैपिटल a प्लस बी कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट में कैपिटल a माइनस बी कर लेता हूँ, ठीक है नहीं। तो कैपिटल a मैंने किसको माना था, वो माना है a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ये पहला ब्रैकेट यही तो है, प्लस a माइनस बी माइनस सी, ये दूसरा कैपिटल B माना है मैंने, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी, ये था माइनस, अब ये a पॉजिटिव का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये b माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और c माइनस का है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो और या फिर और अच्छे से समझना है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कैपिटल A लिख लिया माइनस, अब मैं वापस एक ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं यहाँ B लिख लेता हूँ, ठीक है। चीजें हमको अच्छे से और समझ में आएंगी, प्लस में तो हमको ऐसा साइन की कोई दिक्कत होती नहीं है। अब ये a प्लस, तो यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा 2a, b माइनस, तो यहाँ ये कितना हो गया माइनस 2b, ये c आपस में क्या हो जाएगा प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो 0, ठीक है। यहाँ पे हम अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस a, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस b, ये भी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस c, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 2a माइनस 2b, ठीक, c तो 0 हो गया इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस a माइनस 0 माइनस b प्लस b माइनस 0 प्लस c प्लस 2c, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये बचा 2 कॉमन ले लेता हूं मैं यहाँ, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में बचा और यहाँ बचा 2c, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 2 कॉमन इसमें से आ गया और 2 इधर से आ जाएगा, 2 × 2 ये हो गया मेरा 4c, मैं इसको यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 4c और ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी, ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें से
डिवीजन। अब यहाँ पे इफेक्टिवली क्या करना है, डिवाइड करना है मेरे को। तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, 4c a माइनस बी अपॉन b माइनस a, लेकिन साइन अलग है, नहीं काट सकते, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 4c, तो ये हो गया b माइनस a और ये हो गया नीचे b माइनस a। अब ये दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई तो इस एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा, 4c, जो कि हमारा कौन सा आंसर है, थर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड आंसर सही है। तो ये क्वेश्चंस में ये बस डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगाइए, कोई डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने से थोड़ा सा इजी और क्विकली आंसर हो जाता है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हम यहाँ पे पहले एरिया समझ लेते हैं। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गई हाइट, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, कंफ्यूजन ना हो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो एरिया जो होता है वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि आधार इंटू लंब। कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये वैल्यू हमको दी हुई है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझे, 240। ठीक, अब हमसे कह रहा है यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। अब एक भुजा कोई सी भी हो सकती है ना, मुझे नहीं मालूम कि वो आधार है, परपेंडिकुलर है, या फिर आपका ये हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, वो परपेंडिकुलर है या फिर बेस है, कर्ण के अतिरिक्त बोल रहे हैं ना, अदर देन हाइपोटेनियस। तो वो एक भुजा हमने 30 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर 30 है, तो बेस का तो मुझे मालूम नहीं है, तो यहां से फिर मेरा क्या निकल आएगा, बेस। तो बेस इक्वल्स टू 240 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 30। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 बार, 8 दूनी 16। तो बेस कितना आ गया मेरा 16 और ये मेरा आ गया 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसकी परिमाप मतलब सेंटीमीटर परिमाप बताइए, सेंटीमीटर में पेरीमीट्री, पेरीमीट्री क्या हो जाएगी, पेरीमीट्री हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है मेरा 30, बेस आ गया मेरा 16, हाइपोटेनियस का नहीं मालूम मुझे कितना है, h, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो इफेक्टिवली 900 और 16 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 256। तो ये कितना हो गया 65156 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1156। तो ये 1156 जो है आपका वो होता है आपका 34 का स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट हो गया मेरा 1156, तो ये हो गया मेरा 34, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू यहाँ से मेरा 34 सेंटीमीटर आ गया। तो इफेक्टिवली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13 प्लस 16 प्लस 34। तो 4 और 6 10, 1 लगा, 3 और 3 6, 7 और 7 6 और 4 10, कैरी 1 ना कि 7, सॉरी 1, ठीक। और 3 और 3 6, 7 और 1 8। तो इफेक्टिवली 30 और 30 60, 70 और 80, या आंसर आ गया मेरा 80, ठीक है नहीं। तो इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं इफेक्टिवली करना क्या था। इसमें हमसे बोला गया था कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर, हमको एरिया दिया हुआ था। फिर हमसे कहा कि वन साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, एक साइड दी थी हमको।
देन द पेरीमीटर, हमसे पेरीमीटर पूछिए, तो जो एक साइड हमको दी गई थी उसकी हेल्प से हमने एरिया का फॉर्मूला लगा के क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकाल लिए। हमने इसको माना था परपेंडिकुलर, फिर हमने निकाल लिया बेस। अब जब परपेंडिकुलर और बेस आ गए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो फिर उसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, हाइपोटेनियस। फिर हमसे बोला परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द साइड्स, तो वो मैंने सम कर दिया, तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा 80। ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछेगा। थैंक यू। A teacher distribute different type of triangle shape paper cutting to the learner and tell them to measure and tabulate the angle in order to find the sum of angles. He tells them to note the result in each case. The method of teaching is an example of, ये क्वेश्चन नंबर 58 में जैसे हमने लाइक एक ज्योमेट्रिकल शेप काट के दी और हर स्टूडेंट से बोला कि लाइक सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको लाइक मेजर करें और नोट करें, तो obvious सी बात है स्टूडेंट उसको डिस्कवर करेंगे कि लाइक कि किस तरह की शेप है, वो अपना माइंड लगाएंगे, राइट। टीचिंग सेंटर अप्रोच नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच भी नहीं है, डायरेक्टिव नहीं है, तो मेन क्या है, डिस्कवर, लाइक डिस्कवर करेंगे ना, अपन खोज करेंगे उसको, लाइक खोज इन द सेंस कि एक जो स्टूडेंट नहीं जानता है वो तो देखेगा ना कि कैसी क्या शेप है, और उसके रेस्पेक्ट में वो शेप को लिखेगा, उसके एंगल्स जो भी उसकी ज्योमेट्री है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग खोज भी दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है हमको इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल है, तो ये तो सही है। ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल, बिल्कुल कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 10x प्लस 5 ये हमारा किसका स्क्वायर है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, राइट। अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें तो x इक्वल्स टू -5, लाइक आगे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा लाइक आंसर के नॉट ट्रू पूछा है तो ये ही होगा थर्ड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमेशा यह सही है कि जैसे अगर मैंने बोला x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये अपने आप में एक इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू -5 तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, तो वही तो कह रहा है ये लास्ट ऑप्शन में, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। थैंक यू गाइस, कोई डाउट हो तो पूछेगा। अभी देखते हैं हम लोग इस पेपर का 2024 पेपर का लास्ट क्वेश्चन 60th मैथमेटिक्स सेक्शन का। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7 and their LCM is 630, then sum of LCM and HCF of these numbers is, right। हमसे LCM और HCF का सम पूछा हुआ है। हिंदी में हम लोग को क्या दे रखा है, लाइक दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ है 3/7 तथा इसका LCM हमको दिया हुआ है 630। इन संख्याओं के LCM और HCF का योग बताना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक हम हमेशा जब भी कोई लाइक नंबर A है, लाइक जैसे मेरे पास कोई दो नंबर हैं, टू नंबर अगर मेरे को गिवन है माना A, B, राइट, रेशियो दिया हुआ है A:B, तो हम लोग क्या करते हैं A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल्स टू LCM ऑफ दिस नंबर एंड HCF ऑफ दिस नंबर। ये सिंपल हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे 3:7 दिया हुआ है, तो कॉमन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर होगा x, और कहीं ना कहीं यही नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, HCF ही तो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है, राइट। तो x ही जो होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, और हमारा लाइक इनके अनुपात जो हम कॉमन नंबर मानेंगे तो वो, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे दोनों। द फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, आपका नंबर इक्वल्स टू 3x, और सेकेंड नंबर जो होगा वो मेरा कितना होगा, सॉरी ये थोड़ा सा डिम हो गया इसका, तो सेकंड नंबर जो होगा वो मेरा कितना होगा 7x, राइट। और HCF भी अपने आप में x होगा, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये नंबर रखेंगे 3x इंटू 7x इक्वल्स टू 630 इंटू x, क्योंकि HCF भी मेरा x होता है, कॉमन फैक्टर भी हमारा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही तो आएगा जो भी इन दोनों में मल्टीपल होके आएगा। तो ये एक x से x कट गया मेरा, तो इफेक्टिवली कितना बचा 3x इक्वल्स टू 630 डिवाइडेड बाई 7, मैंने डिवाइड कर दिया, या फिर मैं x इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 3 से ये 210 और 7 से 30, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 30। तो यही तो मेरा नंबर लाइक इफेक्टिवली नंबर हो गया 30 और ये,
और यही मेरा क्या होगा, HCF भी यही होगा x। तो इफेक्टिवली मेरा LCM जो मुझे दिया हुआ है वो 630 दिया हुआ है और HCF जो आ गया मेरा 30 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, LCM प्लस HCF, तो वो हो गया मेरा 630 प्लस 30 इक्वल्स टू 660। तो आंसर कौन सा होगा मेरा, 4। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, डिस्कस कर लेंगे हम। ये ऐसे इसका आंसर हमारा कौन सा आ गया, 4th आ गया।